हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम अब आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस आते हैं विच इज 10% ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, ये पार्ट 1 है। हम इसमें 2014 से 2024 के क्वेश्चंस कवर करेंगे अप्रॉक्स 5 to 7 पार्ट्स में। ठीक है, इससे पहले हम फैमिली लॉ और एडवोकेट्स एक्ट बीसीआई रूल्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपने नहीं देखा हो तो आप जान। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन सेल्वीज केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ टेस्ट लाइक नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग ऑन द टचस्टोन्स ऑफ। तो एक केस लॉ पे क्वेश्चन है। सेल्वीज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस टेस्ट, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग। ये सब टेस्ट होते हैं जब एविडेंस कलेक्ट करना होता है या किसी इंसान के थ्रू कलेक्ट करना होता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। ऑप्शन बी आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2। ऑप्शन सी आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 21 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। इसको सॉल्व कैसे करोगे? बेयर एक्ट उठाओ, देखो इन सेक्शंस को जाके देखो। 21 यहाँ पे मेंशन्ड है, 23 मेंशन्ड है और 20, तीन सेक्शंस हैं जिनको आपको जाके चेक करना है। आंसर देखते हैं। आंसर इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। देखो केस लॉ में केस डायरेक्ट मेंशन नहीं होगा आपके पास बिकॉज बेयर एक्ट में केसेस अलाउड नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है उस एक्ट में, उस आर्टिकल में, और उस बेसिस पे समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। देखो आर्टिकल 20 जब देखोगे तो सब क्लॉज 3 में क्या लिखा है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये जो डिटेल हमें दी है, ये जो टेस्ट दिए हैं, ये वो टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको कुछ दवाई देके या सेडेटिव देके आपके आपसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि आप उस बारे में जवाब दें। आपने मूवीज में देखा होगा कि नार्को टेस्ट करवाना है, ये करवाना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि किसी को भी आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे, अपने ही खिलाफ विटनेस हो। कंपेल्ड मतलब फोर्स करना। किसी भी इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो खुद के खिलाफ विटनेस बने, गवाह बने। तो यानी ये टेस्ट तो खुद को खुद के खिलाफ गवाह बना सकते हैं। तो यानी ये वाली पॉइंट वैलिड है, ये अप्लाई हो रही है इस पे। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है। ऑटोमेटिकली देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये भी हो गया। आंसर ये है, आपको पता चल गया यहाँ से। आर्टिकल 21 भी देख लो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी को भी उसकी लाइफ या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, आज़ादी है, उससे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उससे वो छीनी नहीं जाएगी। तो ये भी अप्लाई होता है यहाँ पे। 23 इन्होंने ऑप्शन में दिया था तो मैंने अटैच कर दिया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। इसको पढ़ोगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर पे प्रोहिबिशन, पाबंदी लगाई गई है। ऑटोमेटिकली पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये नहीं अप्लाई होता है, तो ये वाला 2 ऑप्शन इससे भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, आप सही जा रहे हो। ठीक है? बेयर एक्ट को पढ़ो, देखो कि किस पे वो सिचुएशन अप्लाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं। रिट ऑफ सर्टियोरारी इज इशूड अगेंस्ट। रिट्स होती हैं, रिट्स एग्जैक्टली डिटेल्स में मेंशन नहीं होती हैं बेयर एक्ट में, तो वो आपको खुद पता होनी चाहिए, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। 5 रिट्स होती हैं, वो मेंशन्ड है वहां पे। कौन सी रिट किस लिए इशू की जाती है ये वहां पे मेंशन नहीं है। तो रिट ऑफ सर्टियोरारी कहाँ इशू होती है? ए लोअर कोर्ट्स और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। कहाँ इशू होती है मतलब किसके खिलाफ इशू होती है? बी पब्लिक ऑफिशियल्स, सी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड डी यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि लोअर कोर्ट्स और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट होती है। लगे हाथ पांचों रिट्स यहाँ पे देख लो। पहली रिट है हेबियस कॉर्पस, जिसमें बोलते हैं प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी का भी अनलॉफुल डिटेंशन किया गया है, यानी किसी अनलॉफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी को डिटेन किया गया है, पकड़ के रखा है पुलिस ने, तो उसको प्रोड्यूस करना जरूरी है सामने। आप किसी को भी इस तरह उठा के अंदर नहीं कर सकते, वहां पे हेबियस कॉर्पस आती है। मैंडेमस की बात करें तो वी कमांड, डायरेक्ट पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को मैंडेमस के थ्रू डायरेक्शन दी जाती है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। प्रोहिबिशन, हाई कोर्ट, हायर कोर्ट्स इशू करते हैं लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट टू स्टॉप एक्सीडिंग देयर ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? हर कोर्ट की अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन होती है कि ये एरिया के अंडर के केस उनके पास आएंगे, या कुछ उनके अपनी दायरे होते हैं, राइट, जिसमें वो फैसले देंगे, जिसपे वो एक्ट करेंगे।
तो अगर कोई भी कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर एक्ट कर रहा है तो हायर कोर्ट जो जो उससे ऊपर का कोर्ट है ना, वो लोअर कोर्ट को डायरेक्ट प्रोहिबिशन की रिट के थ्रू इशू करता है, डायरेक्शन इशू करता है कि तुम अपने दायरे से बाहर काम कर रहे हो। सर्टियोरारी जो हमारा आंसर है, क्वॉश ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, लोअर कोर्ट पे भी जाती है, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी जाती है, दैट एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और वायलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहाँ पे है कि आप उन्हें डायरेक्ट कर रहे हो कि आप एक्सीड कर रहे हो प्रोहिबिशन में। सर्टियोरारी में अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का है, तो आप उसे क्वॉश यानी कि खत्म कर सकते हो, खारिज कर सकते हो, और ये ट्रिब्यूनल पे भी जाती हैं। क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी? इट इज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुली होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। कोई इंसान अनलॉफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो उसमें ये इशू की जाती है कि उससे पूछ सके कि तुम किस अथॉरिटी से ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो 5 रिट्स कौन सी हैं? हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, क्यो वारंटो। याद रखना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर। वेरी इजी, बेयर एक्ट उठाओ, सिर्फ आप इंडेक्स भी देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर है ए, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे अटैच है, आर्टिकल 3 पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 370 जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है, 4 और 5 भी देखो यहाँ दिए, 5 सिटीजनशिप पे बात करता है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स कहाँ मेंशन्ड है? प्लेजर के डॉक्ट्रिन की बात हो रही है कि प्लेजर से रिलेटेड टॉपिक कहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को लेके मेंशन्ड है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 311, 308, 301 या 310। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 310, ऑप्शन डी। जब आप सेक्शन अब सॉरी जब आप आर्टिकल 310 पे जाओगे तो आप वहाँ ये पढ़ोगे, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और अ स्टेट, जहाँ पे ये बात लिखी है कि कोई भी इंसान होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ स्टेट वो ऑफिस होल्ड करता है एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो बेसिकली ये पूछा गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सिविल सर्वेंट है तो वो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपनी नौकरी करता है, तब तक पावर में रहेगा, और स्टेट के केस में गवर्नर। तो थ्योरी ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पूछा है, तो यहाँ पे आंसर इज आर्टिकल 310। बाकी 4 आर्टिकल्स किस बारे में वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू नो फ्लोज फ्रॉम वन ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसे देखोगे तो ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, 20 एंड 23 ये 4 ऑप्शंस हैं, बट डायरेक्ट वहां जाके इनको खोलोगे तो राइट टू नो कहीं नहीं लिखा है। बट ये है फंडामेंटल राइट्स जो जिनमें से किसी एक से आगे चल के ये राइट टू नो इमर्ज हुआ है, इसीलिए लिखा है फ्लोज फ्रॉम हियर। इसका करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 किस बारे में? देखो, राइट टू फ्रीडम के अंडर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो राइट टू नो, चीजों को जानने का हक, ये इसी आर्टिकल के थ्रू निकला है, जिसके चलते बाद में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आया था। मीनवाइल बाकी ऑप्शंस क्या है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, एंड आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो इधर वे इनमें से कोई भी उससे रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल 19 का बेयर एक्ट यहाँ पे अटैच्ड है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(g)। ऑप्शंस हैं हमारे, आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 300A, आर्टिकल 301 या 299। देखो, 300A तो प्रॉपर्टी के बारे में, ये नहीं हो सकता। 299 भी हमने यहाँ देखा कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, बेयर एक्ट में जाके देखोगे मिल जाएगा, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। 19(1)(g) या 301, लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखो, 19(1)(g) बात करता है कि आपको फ्रीडम है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी नौकरी, कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड आपको करने की आजादी है, ये बात कही जाती है 19(1)(g) में। बट 301 कहता है दैट यू हैव फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। हमसे क्या पूछा है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 301, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैसिव यूथेनेशिया अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इज परमिसिबल एज हेल्ड इन द केस ऑफ। पहली बात है, यूथेनेशिया क्या होता है? यूथेनेशिया होता है कि आपको अपनी मर्जी से मरने का अधिकार, कि आपको कोई, किसी को कोई बहुत ज्यादा बीमारी है, बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, कि कोई बिल्कुल ऐसा हो गया है कि वो बिस्तर पे ही है, वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसके ठीक होने का कोई स्कोप नहीं है, वो एक बस जिंदा लाश आप कह सकते हैं, ठीक है, कि लोग उसे बस जिंदा रख रहे हैं किसी तरह। तो वो इंसान अपनी मर्जी से मांग सकता है कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, कि मुझे मुक्ति मिले भैया इस पेन से, मुझे मेरी कोई जिंदगी का मतलब नहीं है, ठीक है। तो कौन से केस में पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया गया था? ठीक है, इसमें भी एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया होते हैं, वो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा, बट मेन बात है ये किस केस में
अलाउ हुआ था, ये बहुत लैंडमार्क केस था। ऑप्शन है ए अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर बी जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल, या फिर डी पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ए अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। वहां पे पैसिव यूथेनेशिया को परमिट किया गया था। जिनसे रिलेटेड केस था वो 36 ईयर्स से वेजिटेटिव स्टेट में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक केस लॉ पे है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट that the balance between fundamental rights and directive principles of state policy is the bedrock and the basic structure of the constitution, in which case? Option A Keshwanand Bharti versus State of Kerala, option B Minerva Mills versus Union of India, option C Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, या फिर option D Kitoha Holon versus Zachilhu। देखो, मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केशवानंद मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये गलती मत करना। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछा है, कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट है दैट द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज द बेडरॉक एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो यस, बेसिक स्ट्रक्चर की बात सबसे पहली बात केशवानंद भारती केस में हुई थी, पर ये स्टेटमेंट करेक्ट आंसर इज बी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। इस केस में दे अपहेल्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, कि हाँ, पार्लियामेंट को पावर है कि वो आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, बट इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात कही गई थी इस केस में। फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी और वहां पे ये बात हुई थी जो यहाँ लिखी है, कि ये बैलेंस होना जरूरी है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। कोई एक के ऊपर हावी, एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, एंड ये बेडरॉक और बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली वहां से आया था। इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा इज ऑफन कोटेड विद रेफरेंस टू, अगेन केस लॉ पे क्वेश्चन है और ये डॉक्ट्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स, ऑप्शन बी डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, ऑप्शन सी डॉक्ट्रीन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, या फिर ऑप्शन डी डॉक्ट्रीन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रीन्स अगेन बेयर एक्ट में मेंशन नहीं है, ये डिराइव होते हैं कि किसी आर्टिकल में कुछ बात की गई है, उस बेसिस पे जजमेंट्स आते हैं, थ्योरीज आती हैं, डॉक्ट्रीन्स आते हैं, तो ये डिराइव्ड है। ठीक है, किस केस से रिलेटेड है, ये है आंसर है बी डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रीन्स क्या है, एक बार शॉर्ट में यहाँ पे मैंने ये सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया, ये आपको आगे भी काम आएगा। जल्दी से देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी हमें ये कहती है, इफ अ पार्ट ऑफ अ स्टेट्यूट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड पोर्शन कैन बी सेपरेटेड अप एंड अपहेल्ड। अगर कोई स्टेट्यूट है, कोई कानून है जिसका एक पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड है, पर एक पार्ट वैलिड है, तो इनवैलिड पार्ट को हटाते हुए वैलिड पार्ट को अपहेल्ड किया जा सकता है। ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इस केस में केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में इसी को रेफर किया गया था। दूसरी है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण होता है, जिसमें कोई चीज आधी छुप जाती है, आधी दिखती है ना। तो यहाँ क्या बोला, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, they are not dead, they are only dormant, can revive they can revive if inconsistency is removed। इसका मतलब ये है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे ये सब एग्जिस्टेंस में आने से पहले कोई भी लॉ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से मर नहीं जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, वो सिर्फ डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट मतलब ठंडा पड़ जाना, पीछे हो जाना, छुप जाना। और अगर वो इनकंसिस्टेंसी, जो चीज उस एक्ट को, उस लॉ को मैच होने से रोक रही थी कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर वो गड़बड़ी हटा दी जाए तो वो लॉ फंक्शनल कर सकते हैं। कि इनकंसिस्टेंट है विद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डेड नहीं होगा, डॉर्मेंट होगा, रिवाइव हो सकता है अगर वो इनकंसिस्टेंसी हटा दी जाए। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका मतलब है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली। इसको याद रखने का तरीका है कि ज्यादा रंग मत बदलो, कलरेबल से ऐसे याद रख सकते हो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो काम उनको डायरेक्टली करने का हक नहीं है, वो इनडायरेक्टली भी ना करें। ऐसा नहीं हो कि सीधी नाक नहीं पकड़ी तो पीछे से हाथ घुमा के पकड़ ली। ठीक है, जो आपको डायरेक्टली करने का राइट नहीं है, आपको इनडायरेक्टली भी नहीं करेंगे। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। इसमें क्या कहते हैं, स्टेट लॉ कैन हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑप्शन इफ देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट। इस तो नाम से ही पता चलता है कि कोई भी स्टेट का अगर लॉ है, वो अपने स्टेट की बाउंड्री से आगे भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी फंक्शन कर सकते हैं, अगर उन स्टेट्स के बीच में आपस में नेक्सस है, आपस में कुछ समझौता है। ठीक है, उनमें आपस में समझदारी है उस चीज को लेके।
एक और है यहाँ पे पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का क्या यूज है? इट इज यूज टू डिटरमाइन लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस वेदर लॉ ट्रूली फॉल्स विद इन अ लेजिस्लेचर्स डोमेन, कि वो लॉ आपके लेजिस्लेचर के डोमेन में आता है कि नहीं, ये देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन अ केस लॉ, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील्स विद। ये केस किस बारे में है? प्रेसिडेंट सिलेक्शन, प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर, पार्डनिंग पावर, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर। इसी केस का एक्चुअल ओरिजिनल नाम था किहोतो होलोन वर्सेस जचीलू एंड अदर्स 1992, जिसको मोस्टली राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर केस ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, ये केस डील करता था 10 शेड्यूल, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, उससे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। A minister ceases to hold office if he does not become a member of the legislature within 6 months। ये कहाँ लिखा है? बहुत सिंपल, आर्टिकल 164 खोलो, सारे पॉइंट्स पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक मिनिस्टर है, अगर वो 6 महीने में मेंबर नहीं बनता है तो उसका जो ऑफिस उसने होल्ड कर रखा है वो एक्सपायर कर जाएगा। आर्टिकल, इसका आंसर है आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 4। यहाँ देखो लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। राइट टू फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इज एबॉलिश्ड बाय। ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, इसको एबॉलिश किया गया था। किस अमेंडमेंट से एबॉलिश हुआ? 44th, 43rd, 42nd या 51st? इसका करेक्ट आंसर है ए, 44th अमेंडमेंट 1978। जब आप आर्टिकल 31 जाके देखोगे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर था, वहां जाके देखना तो लिखा है कि ये 44th अमेंडमेंट से हटाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अ लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स is not nullity or void ab initio but becomes only unenforceable, this doctrine is called। अब भी हमने डॉक्ट्रिन्स पढ़े हैं, क्वेश्चन सुनो और ध्यान से याद करो कि कौन सा वाला है। void ab initio का मतलब होता है जो शुरू से ही गलत है, खराब है, खत्म है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे वो नल नहीं है, वो void ab initio नहीं है, बट वो सिर्फ अनएनफोर्सिएबल हो जाता है। ये किस डॉक्ट्रिन में हमने पढ़ा था? जल्दी से याद करो। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ऑप्शन डी। कि प्री, देखो वही स्लाइड मैंने फिर से लगा दी है यहाँ पे, कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स है, तो डेड नहीं है, डॉर्मेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन विद रीजंस, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एपेक्स कोर्ट इन। अगेन केस लॉ एंड इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस। ऑप्शन बी, इंदिरा सवानी केस। सी, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा केस। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये किस केस में ये बात उठी थी फर्स्ट टाइम? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस 1976। देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो बात करता है वो खुद परमिट करता है, इट सेल्फ परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू अपहेल्ड टू अपलिफ्ट डिसएडवांटेज सेक्शंस। वो आर्टिकल खुद में ये बात कहता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल फेवर, किसी चीज को, किसी इंसान को बेनिफिट देना अलाउड है, किसी को अपलिफ्ट करने के लिए, जो डिसएडवांटेज है, जो अनप्रिविलेज सेक्शन से आ रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए समाज में थोड़ा बहुत आपको अगर चीजें ऊपर नीचे करनी पड़े तो अलाउड है। तो ये दोनों में फर्क होता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन अलाउज रीजनेबल डिफरेंशिएशन एंड इट इज जस्टिफाइड बाय वैलिड रीजन। कि एक एक बच्चा है जो किसी बहुत मेट्रो सिटी में पढ़ रहा है, सारी उसको सुविधाएं हैं, आसपास सब कुछ है, उसको उसका रिजल्ट, और एक इंसान जो गांव में जैसे तैसे पढ़ रहा है, उन दो लोगों की जिंदगी में फर्क है। तो आप उनको आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आपको उन्हें अपॉर्चुनिटी बराबर देनी होगी। तो जो इंसान थोड़े से अनप्रिविलेज सेक्शन से आ रहा है, आपको उसे थोड़ा बेनिफिट देना होगा। इंदिरा सवानी केस इसी बात को रीअफर्म करता है, 27% ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, पर ये 1992 में आया था। हमसे पूछा है सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो आंसर ये है। एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा केस 1981, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Constitution of India has recognized the concept of tribunals as instruments of judicial administrative adjudication under। ट्रिब्यूनल्स को एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है? आर्टिकल्स दिए, जाओ खोलो देखो पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ऑप्शंस क्या हैं? आर्टिकल 319 ए एंड 319 बी, आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी, आर्टिकल 368, 202 ए या 202 बी। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 323 ए एंड आर्टिकल 323 बी। देखो ट्रिब्यूनल्स लिखा है, क्लियरली मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी दोनों आदमी और औरत के लिए इक्वल पैसा और इक्वल काम, ये किस इस प्रोक्लेम्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जाओ पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन आर आर्टिकल 39 ए, डी, सी या बी। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी, आर्टिकल 39 डी।
39 पे जाओगे, डी को पढ़ोगे, क्लियरली लिखा है दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आगे बढ़ते हैं। देखो लंबा है, देख के डरो नहीं, सिंपल। ये एक्चुअली एक रिपीट क्वेश्चन है, बट देखो सेम क्वेश्चन को रिपीट करने का तरीका कितना अलग है। सेल्वीज डॉटर कविता हैड मैरिड शिव कुमार ऑफ अ डिफरेंट कास्ट अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ फैमिली। सेल्वी की जो बेटी है कविता, उसने एक आदमी से शादी की, शिव कुमार से, जो डिफरेंट कास्ट से है, अपने परिवार के अगेंस्ट जाके की। Shiv Kumar was brutally killed in 2004 and Selvi and two others became suspects. शिव कुमार की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई 2004 में। तो जो सेल्वी है उस पे और दो और लोगों पे शक आया, यानी बाप पे लड़की के, ठीक है, और दो और लोगों पे। Since the prosecution's case depended entirely on circumstantial evidence, मौके पे जो एविडेंस थे circumstances के, सिर्फ उस पे केस बेस्ड था। It sought the court's permission to conduct polygraphy and brain mapping test on 3 person. प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमें इन तीनों लोगों पे ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट यानी सच बताने वाला टेस्ट करने दिया जाए। Court granted permission and the tests were conducted. ठीक है। When the results of polygraph test indicated signs of deception कि शायद कुछ गड़बड़ी की है, टेस्ट ठीक से हुआ नहीं है, डिसेप्शन के साइंस दिख रहे हैं। The prosecution sought the court's permission to perform narco analysis कि हम नार्को टेस्ट करेंगे इन तीनों पे। The magistrate directed the three to undergo narco analysis. ठीक है। इन लोगों ने केस को चैलेंज किया कर्नाटका हाई कोर्ट में, बट रिलीफ नहीं मिला, दे फेल टू गेट रिलीफ। देन दे वेंट इन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यानी कोर्ट ने परमिट कर दिया, वो हाई कोर्ट में अपील की उन्होंने, हाई कोर्ट में भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये पूछा गया है। याद करो, हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक पे डिस्कस किया है। उन्होंने कहा ऑप्शन ए, कंपल्सरी ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस दे आर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 20 सब क्लॉज 3 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, सेम चीजें, दे आर वैलिड अंडर आर्टिकल 23 एंड 20 सब क्लॉज 3 एंड 21। सी, ऑप्शन सी, दैट दे आर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एंड 21। या फिर ऑप्शन डी, दैट दे आर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 14 एंड 21। अब आपको इन आर्टिकल्स को जाके देखना है किस बारे में बात हो रही थी, पर्सनल लिबर्टी, विटनेस, सेम जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर इज ए, इट वायलेट्स आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21। आंसर भी सेम है, बट वही है, पूछने का तरीका देखो घुमा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71, डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन इंक्वायर करेगा? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी दोनों हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, या फिर डी ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश फॉर दैट पर्पस। इसका करेक्ट आंसर इज ए सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 जाके देखोगे, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ अ सीरीज ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके आगे अभी इसके और वीडियोस आएंगे एंड हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरा जो 2014 से 24 तक आया है कवर करेंगे। फैमिली लॉ एडवोकेट्स एक्ट पहले ही कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है जरूर जाके देखो। डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस, बेयर एक्ट हाथ में रखो, साथ में सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने बेयर एक्ट यूज करने की। ठीक है, सो do subscribe, leave your comments if you have any doubts or you want me to cover any certain topic, and keep watching. Thank you.